हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हमें फटाफट ख़त्म करना है ये सब क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम है। तो ये क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का चल रहा था चैप्टर, उसमें ये 4th चैप्टर मानचित्र का आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कंपटीशन में बैठना है और उसको मतलब अच्छे मार्क्स लाने और सिलेक्शन पाना है तो आपको एक एक चीज़ें जो है विधिवत पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपको चैप्टर्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आप इस बार एग्ज़ाम में जब भी जाओ तब एकदम क्रैक करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 मानचित्र, इसमें हम देखेंगे इसके बारे में। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, ठीक है। मतलब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोब का। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मतलब मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। मानचित्र क्या होता है? ये मतलब केवल मात्र एक चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव है, ठीक है। इसके बाद देखिए मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस क्या होता है? जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो वो ही आपका एटलस कहलाता है। एटलस में होता क्या है? विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है ये, ठीक। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब से ज़्यादा जानकारी हमें मानचित्र से प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ मतलब यहाँ पर दिए हुए हैं। भौतिक मानचित्र देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जानकारी दी गई है, देख लीजिए। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। जब चाकू से इस गेंद को काटें, अब चाकू को इस चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है, ठीक है। यहाँ वो छोड़िए उसको। यहाँ पर देखिए भौतिक मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। किसको? पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को जो जहाँ पर दर्शाया जाता है उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक। इसके बाद राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक में देखिए बहुत कंफ्यूजन की बात है, ये समझ नहीं पाते हैं लोग कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, ठीक है, ये सब होते हैं। और जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। इसके बाद थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। कौन क्या क्या होते हैं इसमें? सड़क मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग, ठीक है, आदि। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक, ठीक।
कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। दूरी में क्या क्या आता है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा सा कागज के पन्ने में दर्शाता है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना किसको कहते हैं? जो स्थल पर जो वास्तविक दूरी होती है और मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी, उसके बीच में जो अनुपात होता है वही होता है पैमाना। जैसे कि आपके विद्यालय में उसके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है, इसी को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर, ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे उस आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। ठीक, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। और क्या कहा है इसमें कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो होता है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है, ये तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा जैसे खेल का मैदान हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर कैसे मानचित्र बनाया गया है, ठीक है। और ये रहा पैमाना, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक। तो इस तरह मतलब उसको बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाया गया है कि यहाँ से जाएंगे, फिर करीम का घर होगा, शीला का घर, विकास का घर होगा, ठीक। उसके बाद साइड में कुआं है, फिर विद्यालय है, किनारे पर सामुदायिक केंद्र हैं, ये सब चीज़ें। एक गांव का मानचित्र। यहाँ पर देखिए दिशा दिशा क्या है, बताया था ना, दूरी दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ये देखिए लिखा है ना, ऊ। उत्तर हो गया, तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है 4 मुख्य बिंदु। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु। ये देखिए प्रधान दिग्बिंदु है ना, ये इसी को कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रतीक। प्रतीक में क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है। तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों को एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं।
कुछ ऋण प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, नीचे ये देखिए है ना, रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन मीटर लाइन, रेलवे लाइन ये रही आपकी, इस तरह दर्शाते हैं हम। सड़कों में पक्की सड़कें हैं, ये कच्ची सड़कें, ठीक। सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला है ये। तालाब नहर पुल, नदी कुआं तालाब नहर पुल, ऐसे ही जो है बिंब में मतलब दर्शाया जाता है। मंदिर बना दिया गया छोटा सा, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक। बस्ती और कब्रिस्तान बना दिया गया, यहाँ पर पेड़ और घास बना दिया गया। तो ये कैसे छोटी छोटी आकृति बना दी जाती है, इसी तरह आप मानचित्र में दर्शाकर उसको अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर पूरा बना दिया गया है ना, विद्यालय कहाँ है, फिर डुमरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बसंतपुर। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। रेखा बना दी जाती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहता है। जैसे आप देखिए मैप होता है ना आपके फ़ोन में, तो उसमें भी ऐसे रेखाएं बनी होती हैं, तो वही। अब देखिए यहाँ पर खाका, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका होता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र, ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है, ठीक है। यही होता है खाका। तो ये रहा आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ये हमने 101 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब आगे का हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? ए ऑप्शन कहता है शहरों का मानचित्र, बी पठारों का मानचित्र, सी नदियों का मानचित्र, डी मैदानों का मानचित्र। तो देखिए ऐसा मानचित्र जो 3 मानचित्र कहता है कि अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है, तो वो कौन सा मानचित्र होगा? शहरों का मानचित्र, ठीक है। पठार, नदियाँ, मैदान ये एक में होते हैं और ये शहर जो है वो किस में होता है? राजनीति वाले में हमने पढ़ा था ना। निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है? ये पक्की सड़क का, बी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ए ऑप्शन। सेकंड कहता है निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का या फिर नदी का। तो देखिए ये जो है आपका उसमें दिया था ना, तो ये आपका पक्की सड़क का है।
थर्ड क्वेश्चन कहता है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा अभी कि ये आपका थीमेटिक कहलाता है। बी ऑप्शन राइट। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। कम जानकारी, अधिक, ना के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अधिक जानकारी। ठीक है। प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर पूर्व कहलाती है। प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है? उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व होती है। ठीक, बी ऑप्शन राइट। सिक्स क्वेश्चन कहता है कि मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है जलाशयों के लिए किया जाता है, पर्वतों के लिए, पठारों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूरे रंग का जो होता है, भूरे रंग का प्रयोग वो आपका पर्वतों के लिए किया जाता है। ठीक है। पर्वत, पठार ये सब किस में आते हैं? भौतिक मानचित्र में आते हैं ना। तो मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीला, हरा, भूरा, नीला। तो इसमें आपका हरा रंग, क्यों? वहाँ कैसे मैदान हरा भरा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हरे हरे रंग का प्रयोग करते हैं। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिशा, दिक्सूचक, दूरी, चिन्ह। तो इसमें आपका मानचित्र का घटक दिक्सूचक नहीं है। ठीक, दिशा, दूरी, चिन्ह गांव या शहर के मानचित्र में क्या, सॉरी, दिशा, दूरी, चिन्ह इन सब का प्रयोग होता है। ठीक, दिक्सूचक का नहीं होता। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना, फिर कोई पैमाना नहीं। तो देखिए गांव या शहर के मानचित्र में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बड़ा पैमाना होगा। ठीक, बी ऑप्शन राइट। 10 क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? बताइए फटाफट, क्या हो सकता है इसमें? मानचित्र हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, फिर उपरोक्त सभी हो सकता है। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया जो चपटा चित्र होता है वो हमने अभी भी पढ़ा, वही आपका मानचित्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो जो चुंबकीय सुई है इसकी दिशा जो है वो हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना नहीं, फिर मध्यम पैमाना। तो देखिए मानचित्र में जो महाद्वीप तथा देशों को दर्शाने के लिए आपको छोटा पैमाना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने के लिए मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक, राजनीतिक, भौतिक या उच्चावच, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था ना कि इसको हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। सी ऑप्शन राइट। 14 क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो जैसे अब इसके पहले एक क्वेश्चन था ना, उसी तरह पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो आपका दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? प्रतीक, रूढ़ प्रतीक, खाका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो 15 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एक छोटे क्षेत्र का बड़ा जो पैमाना होता है, सॉरी, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है वो आपका खाका कहलाता है। क्या? खाका कहलाता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
16 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है। तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, महासागरों का मानचित्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागरों का मानचित्र। थीमेटिक नहीं होता। थीमेटिक में क्या आता है? सड़क आता है, वर्षा आता है, ठीक है। इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो महासागर किस में आता है? आपका प्राकृतिक मतलब भौतिक मानचित्र में आ जाएगा, ठीक है। पठार, महासागर भौतिक मानचित्र में। 17 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? राज्यों का मानचित्र, नगरों का मानचित्र, देशों का, या फिर वनों के वितरण का मानचित्र। तो इसमें राजनीतिक मानचित्र में क्या नहीं आएगा? राजनीतिक में क्या क्या आता है? राज्य आते हैं ना, राजनीतिक में आपके राज्य आएंगे, नगर आएंगे, देश आएंगे, लेकिन वनों का वितरण जो होता है ये भौतिक में होता है, इसमें नहीं आएगा ये, ठीक। तो इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन। अब यहाँ पर है निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? दिशा, दूरी, चिन्ह, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर निम्न में से मतलब इसमें ये है कि मानचित्र का घटक है। कौन सा है मानचित्र का घटक? है दिशा, दूरी, चिन्ह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। कमेंट करके दोगे आप इसका आंसर मुझे। और आपको पढ़ाई से रिलेटेड और भी जो चीज़ें चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इस पर ध्यान दिया जाएगा। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका भी आंसर आप मुझे दोगे, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप अब मुझे ये देखना है कि आपने कितना पढ़ा, कितना ध्यान देकर पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे। जो अगर पूरा देखेगा इस वीडियो को, स्किप करके देखोगे तब नहीं, जो पूरा देखेगा उसको ये जो समझ में आया होगा जो है पार्ट से रिलेटेड, वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने चैप्टर भी पढ़ाया और उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चंस लिए, इसलिए कि आप मैं ये सोचती हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये आंसर देना ही देना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।